हेलो क्लास 9th, वेलकम टू वीओई एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक सेल। सो सेल क्या होता है हमारा? सबसे पहले जो हमारी मेन चीज होती है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम सबको पता होता है। अब देखते हैं, इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस लाइक इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी एक्सेट्रा। जितने हमारे जो बेसिक लाइफ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा खाने को खाना है, उसको पचाना है, डाइजेस्ट करना है, एक्सक्रीट करके बाहर निकालना है, या कोई मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। सेल यूजुअली पोजेसेस अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। अब जब हम सेल का डिवीजन करते हैं, सेल को आगे हम डिवाइड करते हुए जाते हैं, तो ये क्या करता है? एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आते हैं सेल के अंदर जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। मतलब कि एक सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आने वाले इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ सेल क्या थी हमारी। सेकंड हमारा होगा टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल कितने टाइप के होते हैं? प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है हमारी, किस किस चीजों की बनी होती है, वो सारा कुछ। उसके बाद सेल वॉल, देन सेल ऑर्गेनली, सेल के अंदर कितनी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, बाकी सारा कुछ। एंड लास्ट में हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री में हमारे जो मेन पॉइंट्स आते हैं, वो सबसे पहला क्या आता है हमारा? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है फ्री लिविंग सेल। लिविंग सेल जो फ्री घूम रही है वो कौन सी है? ल्यूवेनहॉक है। अब थर्ड हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को हमारे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद फोर्थ हमारा आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हमारा किसने डिस्कवर किया था? परकिंजे। आपने परकिंजे फाइबर्स भी सुना होगा, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। फोर्थ हमारा आता है सेल थियरी। सेल थियरी किसने डिस्कवर की थी? स्क्लीडिन एंड स्क्वान ने। और इसको एक्सपैंड किसने किया था? विर्चो ने। तो सबसे पहले डिस्कवर करी थी स्क्लीडिन और स्क्वान ने, उसके बाद उसको बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था विर्चो ने। अब हमारे पास आता है सेल थियरी। सेल थियरी में क्या होता है? ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी पिछली सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी है। मतलब जो भी हमारी नई सेल बनती जा रही है वो जो पुरानी सेल्स है उनके ही कुछ मिले जुले कंटेंट से बनती है। और इस कंटेंट को एक दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखा गया है? ओमनी सेलुला ए सेलुला। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं हम, क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास आता है यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर हमारे सिंगल सेल के बने होते हैं, जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है यूनी। यूनी मतलब सिंगल। मल्टी सेलुलर में हमारा आ गया एक मेडअप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। लाइक बहुत सारी सेल्स को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बनाया गया है, और नंबर ऑफ सेल्स हमारी इसमें इंक्लूडेड होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सिंगल सेल एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस लाइक ऑब्टेनिंग फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो एक जो सिंगल सेल है वो ही ये सारे फंक्शंस को करती है, जैसे कि फूड का इनटेक हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। सारे फंक्शंस एक ही सेल करती है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? सेल्स हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटीज। कुछ जो सेल्स होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, जैसे कुछ सेल्स का मिलके एक टिश्यू बन गया या ऑर्गन बन गया, वो एक स्पेसिफिक अलग फंक्शन कर रहा है। जैसे जो किडनी की सेल्स है, किडनी की सेल्स हमारी क्या कर रही हैं? ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही हैं। अब हमारी न्यूरॉन सेल्स हो गई, तो वो क्या कर रही है? हमारी ब्रेन तक सिग्नल को लेके जा रही हैं, वापस लेके आ रही हैं। तो हमारे पास हर एक जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेल है उसका एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है। थर्ड हमारा आता है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर सेल्स। अब ये आगे और सेल्स में डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले ही सिंगल सेल्ड है, तो ये आगे और डिवाइड नहीं होगा। मल्टी सेलुलर में क्या है? different shapes and aggregated different shapes are aggregated to form different tissues, and tissues form organs and organs give rise to organ system that perform special function। अब क्या होता है? सेल्स मिलती हैं, वो मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन्स को अगर हम यूनाइट कर दे, इकट्ठा कर दे, तो उसके बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करते हैं। अब हम एग्जांपल की बात करें, यूनिसेलुलर में अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। मल्टी सेलुलर में अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड फंजाई हो गया।
नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप ऑफ सेल। सेल कितने टाइप की होती है? सेल हमारे पास मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट। न्यूक्लियस का पता ही नहीं चलता प्रोकैरियोटिक में कि ये अलग से हमारा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये दूसरा पड़ा हुआ है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, एक वेल डिफाइंड अलग से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, इनके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, जितनी भी अलग अलग तरह की सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक में साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक में जो होता है, जो साइज ऑफ सेल है वो लार्ज होता है। तो लार्ज हमारा काफी डिपेंड करता है हर एक सेल के ऊपर। सिक्स्थ हमारा है डिवीजन बाय बाइनरी फिजन। जो प्रोकैरियोटिक है वो कैसे डिवाइड होती हैं, वो हमारी बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होती हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में हमारी मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा आ गया बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक में हमारे पास है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक में हमारे पास हो गया फंजाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेल्स का डिवीजन हो रहा है अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। शेप और साइज के बेसिस पे सेल्स जो है कैसी कैसी होती है। सम सेल कैन चेंज देयर शेप। अमीबा, जैसे जो अमीबा हो गया वो क्या कर सकती हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकती है। अमीबा की कोई भी एक फिक्स्ड शेप नहीं होती, अगर आपने देखा होगा कभी भी तो अमीबा हमेशा अपनी शेप को चेंज करता रहता है। WBC, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड शेप्स। लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके क्या होती है, ऑलमोस्ट एक शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है इनकी। अब स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ। स्मॉलेस्ट सेल सबसे ज्यादा कौन सी, हमारी पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। अब अगर हमसे पूछा जाए, वैसे तो हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे सेल की जो बॉडी की या लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, सेल। अब सेल में भी टाइप ऑफ सेल्स में अगर हमसे स्मॉलेस्ट सेल पूछी जा रही है तो हम बताएंगे पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। उसके बाद लार्जेस्ट सेल हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रिच का एग। जो ऑस्ट्रिच का एग है दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल सेल ऑर्गन। अब लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सी है, नर्व सेल। जो भी हमारी ब्रेन में नर्व सेल्स होती है उन्हें हम लॉन्गेस्ट एनिमल सेल्स कंसिडर करते हैं। अब माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज 1000th ऑफ अ मिलीमीटर। अब ये यूनिट बताई गई है जिसमें हम सेल की जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं। अब हमारे पास आता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट किया गया है। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में ये टेबल बना के आते हैं तो इट विल बी स्कोरिंग वेरी गुड फॉर यू इन द एग्जाम्स। अब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में डिफरेंस सबसे पहला आता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में ऑब्वियसली सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास आता है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ हमारा आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट सेल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, एनिमल सेल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है। क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो खाना होता है वो पौधे अपना खुद बनाते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में हेटेरोट्रॉपिक होता है, जो सेल है वो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है रिजर्व फूड स्टार्च। जो रिजर्व फूड है वो कौन सा होता है, इसमें स्टार्च है। स्टार्च हमेशा एक रिजर्व रहती है कि अगर प्लांट को कई दिन तक खाना नहीं मिलता है तो वो अपना स्टार्च की फॉर्म में उसने स्टोर करके रखा है और वो आगे उसको यूज कर सकती है। एनिमल सेल में क्या होता है, इट रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। हमारी जो बॉडी होती है उसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर हम जैसे फास्ट रखते हैं कभी भी तो उसमें ग्लाइकोजन का यूज होता है। अब प्लांट सेल का डायग्राम देखते हैं। प्लांट सेल में सबसे पहले क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। हमने एक या फिर हम सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल में वो सेल वॉल की हो गई।
ये सबसे पहले हमने सेल वॉल देखी। उसके बाद हमारे पास क्या आया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। उसके बाद एक स्पेसिफिक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में स्पेसिफिकली। उसके बाद ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड टाइप ऑफ मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब अंदर क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जैसे कि मैं पहले बताया, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन आ गई। इसके बाद गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म एंड लाइसोसोम। तो ये जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनेली हैं, इनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है, कौन कहाँ प्रेजेंट होती है नेक्स्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाहर वाली कवरिंग है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ऑल्सो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जो हाफ चीजों को अलाउ करती है अंदर आने के लिए और हाफ चीजों को नहीं करती अलाउ। सो दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फोर्थ वन इज इट अलाउज सम मटेरियल्स इन एंड आउट। कुछ मटेरियल्स को अंदर आने के लिए अलाउ कर रही है, कुछ मटेरियल्स को बाहर जाने के लिए भी अलाउ कर रही है एक्सक्रीशन के लिए। लास्ट देखते हैं, इट इज फ्लेक्सिबल एंड हेल्प इन एंडोसाइटोसिस। ये फ्लेक्सिबल होती है और एंडोसाइटोसिस, अगर इनको कोई फूड इंगल्फ करना है बाहर से, बाहर कोई खाना आ गया और वो उसको अंदर इंगल्फ करना है, तो उसमें हेल्प करती है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन्स है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है और ग्लाइकोलिपिड्स है। पर आपके में इतना क्लास 9th में आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए शेयर किया है। नेक्स्ट देखते हैं, flexibility enables cell to engulf in food and other from the external environment and this is called endocytosis. Endocytosis क्या होता है? Endocytosis की definition दी गई है कि अगर कोई भी बाहर के एनवायरनमेंट में फूड प्रेजेंट है और बाहर की सेल को वो फूड अंदर इंगल्फ करना है, तो वो क्या करेगी? जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके थ्रू उस फूड को अंदर लेती है। जैसे अमीबा में होता है, अमीबा अपनी शेप चेंज करके फूड को अंदर लेता है, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती है। अमीबा एक्वायर फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। अब अमीबा के अंदर एंडोसाइटोसिस होता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? इट परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है? एंट्री और एग्जिट करता है कुछ मेम्ब्रेन की कुछ मटेरियल्स की सेल में अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। It prevents movement of some other materials not required for the cells as it acts like selectively permeable membrane. अब कुछ materials ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती सेल के अंदर एंटर करना चाहते हैं, बट उनकी जो एंट्री है वो सेल के लिए अच्छी नहीं है। सो अब उनको क्या करता है? ये अंदर एंटर होने से रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? इट इज अ रिजिड outer covering in addition to the plasma membrane found in the plant cell. एक रिजिड होती है, रिजिड होती है बहुत ज्यादा, जो टफ मेम्ब्रेन होती है उसको रिजिड बोलते हैं, आउटर कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर होती है। जो सबसे आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल में, वो किसकी होती है? सेल वॉल की होती है। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेल्यूलोज क्या करता है? प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है कि जो प्लांट्स की आपने जो देखी होगी, जैसे जो छाल है वो बहुत टाइट होती है, तो जो उनका बाहर का स्ट्रक्चर हो गया वो बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हैवी है वो। तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? सेल्यूलोज प्रोवाइड करवाता है। और सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट है? सेल वॉल में प्रेजेंट है। ये हमने प्लांट सेल का डायग्राम देख लिया था पहले, कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। अब सेल वॉल का फंक्शन देखते हैं। इट परमिट प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अब प्लांट्स, अब हम ह्यूमंस का क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा ठंड है
तो हम अंदर चले जाएंगे, हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं, और भी हम बहुत सारे तरीके यूज करते हैं जिससे हमें ठंड ना लगे। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स के लिए कभी टेम्परेचर बहुत हाई होता है एंड कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो चला जाता है। तो प्लांट्स के लिए कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो प्लांट्स के लिए जो होता है वो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता रहता है कई बार। तो उन्हें इस टेम्परेचर पे सरवाइव करने के लिए सेल वॉल की नीड होती है। सेल्स टेंड टू टेक वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब सेल के अंदर वाटर किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, इट हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड विद इन द साइटोप्लास्ट। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पोर्स होते हैं कुछ जो क्या करते हैं, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद कंटेन क्रोमोसोम विजिबल एज रोड लाइक स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल विल डिवाइड। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कब दिखते हैं वो, जब हमारी सेल के डिवीजन का टाइम आता है, वो सिर्फ तभी विजिबल होते हैं, उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं। क्रोमोसोम हैज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, हमारे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो डीएनए के अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो क्रोमोसोम में होते हैं। डीएनए इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ जीन। डीएनए जो है वो किसी भी जीन की फंक्शनल सेगमेंट है। अब हम देखते हैं डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्रोमोसोम बनाते हैं मिलके। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, डीएनए सिंप्लीफाइंग क्रोमेटिन। डीएनए क्या होता है, डीएनए सिंप्लीफाई होता है, यानी कि डीएनए जो है वो टूट के क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। व्हेन सेल डिवीजन आकर क्रोमेटिन फ्रॉम क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनता है। ऑल्सो कंट्रोल ऑल अदर एक्टिविटीज, ये बाकी अदर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल सेल रिप्रोडक्शन। जो हमारा सेल डिवीजन है वो सेल के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है। बाहर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो है ये न्यूक्लियर पोर्स है। न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का काम करते हैं, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। नेक्स्ट ऑर्गेनली हमारे पास आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ कुछ सब्सटेंस में हेल्प करती है। इट कंटेन्स क्रोमोसोम। इसके अंदर काफी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मेनली जो हमारी सेल के अंदर एक आउटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म है। इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है जो कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। Cell organelles are endoplasmic reticulum, plastid, mitochondria, Golgi apparatus and lysosome. ये सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है उनका एक नेटवर्क होता है, और ये कैसा दिखता है, एक ट्यूब के जैसे या फिर एक शीट जैसे फोल्ड होती है वैसे दिखता है। It acts as a channel for transport of material between cytoplasm and nucleus or in between the region in cytoplast. अब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में या फिर साइटोप्लास्ट में। एंडोप्लाज्मिक के टाइप दिए गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या बने हुए, जो फोल्ड्स होते हैं ना राइबोसोम के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फोल्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। ये जो हमारा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है, ये उसकी मेम्ब्रेन है। अब एक हमारे पास आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी लेके बताया गया है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स होते हैं,
जबकि रफ में प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। अब देखो, मान लो एक तो कोई प्लेन शीट है, एक उस शीट के ऊपर कुछ कुछ गिरा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी रफ हो जाएगी। तो ऐसे इसके ऊपर राइबोसोम्स है, तो ये थोड़ी सी रफ हो गई है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड्स। जो स्मूथ है वो क्या करता है, फैट और लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस है उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स, जितने भी एसेंशियल लिपिड्स होते हैं उनका सिंथेसिस करता है। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स का प्रोडक्शन भी करता है और उनको सिक्रीट भी करता है ब्लड स्ट्रीम में। थर्ड हमारे पास आता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। फोर्थ हमारे पास है, इट प्रोवाइड पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये क्या करता है, एक पाथवे बनाता है न्यूक्लियर मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो किसके थ्रू किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। इट सपोर्ट इन स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। जो सेल का आउटर स्केलेटन फॉर्मेशन होती है कि सेल की शेप कैसे दिखती है, उसके सपोर्ट उसको उसके फ्रेमवर्क में सपोर्ट करता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। In liver cells, the group of animals called vertebrates, smooth endoplasmic reticulum plays a role in detoxification of drugs and poisons. कई बार क्या होता है, हमारे ब्लड में जो होता है ड्रग्स और पॉइजन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वर्टिब्रेट्स में, यानी कि जो ह्यूमंस है वो भी वर्टिब्रेट्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, ड्रग और कोई भी अगर किसी भी टाइप का पॉइजन है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को कैमिलियो गोल्गी ने जो है फाउंड किया था, सर्च किया था, ये साइंटिस्ट थे, अब डिस्कवर किया था इन्होंने। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, फ्लैटेंड सैक की तरह दिखती है, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। अब ये क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस जो होते हैं एक स्टैक में जो होते हैं, यानी कि जैसे कॉइन रख देते हैं हम, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, फिर तीसरा कॉइन, फिर चौथा कॉइन, तो वो एक स्टैक में अरेंज हो गए। उस स्टैक को क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। दे पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लास्ट। अब वो क्या करते हैं, पैकेज करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को अक्रॉस द साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट के आसपास उसको ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास आ गया गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस में ये हमारे पास वेसिकल्स होती हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। और इनके इसके दो फेस होता है, जो छोटे वाला शुरुआत वाला फेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस फेस बोलते हैं, और जो बड़े वाला लास्ट वाला फेस होता है उसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं। इसके फोर्स होते हैं उसको हमने सिस्टर्ने बोला है। ये हमारी सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, और ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स है, जो नई वेसिकल्स बन रही है, यहाँ पे हमारा ल्यूमेन प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है। इट्स स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी स्टोरेज भी करेगा, उसको मॉडिफाई भी करता है और उसकी पैकेजिंग भी करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब लाइसोसोम्स देखते हैं क्या होता है, या फिर सुसाइडल बैग्स किस चीज को बोलते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, सैक फिल्ड होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ प्रेजेंट होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो सेल है उसका एक तरह से ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। इट हेल्प टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल। ये क्या करती है, जो सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करती, किसी भी तरह का फॉरेन मटेरियल अगर बाहर से आया है, कोई खराब मटेरियल, उसको डाइजेस्ट करेगी। और अगर सेल का भी अपना खुद का भी कोई मटेरियल अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो ये अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये लाइसोसोम्स हैं, इनमें क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, अंदर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है,
क्योंकि जब सेल टूट जाती है या सेल कहीं भी खराब होने लगती है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं कि जिससे वो अपनी खुद की ही सेल को डाइजेस्ट करने लगते हैं, मतलब खुद की सेल को वो मारने लगते हैं, इसीलिए उसको सुसाइडल वैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इट रिलीजेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। ये क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है जो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज के लिए हमें रिक्वायर होती है। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एनर्जी जो होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज होती है। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। और हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह की अगर एनर्जी यूज हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में ही हो रही है। They have their own DNA and ribosome capable to make some of their own protein. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं जो क्या करते हैं? अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है। ये प्रोटीन्स है FO F1 प्रोटीन्स, ये हमारी बाहरी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ पे हमारे क्रिस्टे प्रेजेंट है। क्रिस्टे जो यहाँ पे इसकी फोल्डिंग्स होती है मेम्ब्रेन की, उसको क्रिस्टे बोला जाता है। अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो छोटे छोटे प्रेजेंट है इनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनली आती है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, सिर्फ हमारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, प्लास्टिड्स भी हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। एंड दे पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनके पास भी अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखा दिया दोबारा से यहाँ पे। और प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट का ये इनर मेम्ब्रेन आ गई हमारी, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा जो स्टैक हो गया वो ग्रेनम है, और ये हमारा स्ट्रोमा हो गया। यहाँ पे हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, स्ट्रोमा लैमेले, थाइलेकोइड और ल्यूमन। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के कितने टाइप होते हैं? एक हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीन तरह के हो गए हमारे पास। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये आप क्लास 10th में जब आपका फोटोसिंथेसिस का चैप्टर आएगा उसमें ये बहुत डिटेल में दिया गया है। सेकेंड टाइप हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड, फैट एंड सोल्यूबल प्लास्टिड्स। कलर्ड भी होते हैं, फैट टाइप के होते हैं, और सोल्यूबल प्लास्टिड्स होते हैं, यानी कि ये घुल सकते हैं। प्रेजेंट इन कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी कलर्ड पार्ट है जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, वहां पे क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, ये सिर्फ स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ग्लूकोप्लास्ट के कितने टाइप हैं? तीन टाइप हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट हमारा क्या करता है? शुगर को और स्टार्च को स्टोर करता है। जैसे कि हम पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या होता है? शुगर और स्टार्च दोनों होती है। फिर हमारे पास आता है इलाइयोप्लास्ट। इलाइयोप्लास्ट क्या करता है? इट स्टोर ऑयल एंड फैट्स। क्या करता है? ऑयल और फैट को स्टोर करता है। थर्ड हमारे पास आता है अल्यूरोप्लास्ट। अल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनली आती है वो है वैक्यूल। वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज सैक भी बोलते हैं। और जो प्लांट सेल्स होती है उसमें एक वेल डिफाइंड बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दे स्टोर्स मेनी सब्सटेंसेस, जैसे कि हमारा हो गया शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड्स हैं, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इन सबको कौन स्टोर करता है? वैक्यूल स्टोर करता है। इन एनिमल वैक्यूल्स आर स्मॉल। एनिमल्स में जो होते हैं वैक्यूल्स काफी छोटा होता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। In plants, vacuoles are large and filled with cell sap and provide acidity and rigidity to the cell. प्लांट्स में जो होता है वो काफी बड़ा होता है, लार्ज होता है, सेल सैप का भरा हुआ होता है, और ये क्या करता है? मेनली एक एसिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, यानी कि एक मजबूती प्रोवाइड करता है। अमीबा फूड वैक्यूल कंटेन कंज्यूम फूड। अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल होता है वो क्या करता है? फूड को लेता भी है और कंज्यूम भी करता है।
अब ये हमारे पास सेल वॉल आ गई बाहर की, ये अंदर ये हमारा वैक्यूल दिखाया गया है। प्लांट सेल में ये होता है, वो इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये प्लांट सेल का डायग्राम है। हमें कैसे पता चलता है? एक तो इसकी शेप से पता चलता है, दूसरा जहां पे भी सेल वॉल आ गई मतलब कि प्लांट सेल की बात चल रही है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये साइटोप्लाज्म हो गया हमारा, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। अब सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन हमारा कितने टाइप का होता है? सेल डिवीजन हमारा दो तरह से होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। इनमें डिफरेंस देखते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल जो होती है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है। मियोसिस में सेल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल्स। जो सेल होती है वो चार डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर हाफ हो जाता है। और माइटोसिस में इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। कोई भी टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर होती है उसमें हेल्प करता है। मियोसिस में सिर्फ ये जर्म सेल्स में प्रोड्यूस होती है, प्रेजेंट होती है। माइटोसिस का एग्जांपल देखेंगे तो हम यीस्ट, बैक्टीरियल सेल्स, सोमैटिक सेल्स में जितने भी डिवीजन हो रहे हैं वो हमारे माइटोसिस के अंदर आते हैं। मियोसिस हमारा कहाँ आता है? जब फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट की बात आती है, जो ओवा हो गया, स्पर्म हो गया, तब जब उनके बनने की बात आती है तब कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। ये हमारे माइटोसिस हो गया। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल है, 2n है, और ये हमारी एन में दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। अब मियोसिस में क्या हुआ? हमारा ये 2n था पहले, ये दो में डिवाइड हुआ, फिर ये दो से क्या हुआ? चार में डिवाइड हो गया है। तो मियोसिस में एंड में ये चार सेल्स बनती हैं। So thank you so much for watching VOE Academy, and for more such lessons, please follow and subscribe our channel. Thank you.